अब जरा सा देखते हैं कि लेजिस्लेचर में शुरुआत की अगर हम बात करें, एकदम आदिम जमाना की बात करें, तो उस समय कौन सा सिस्टम चल रहा था? मोनार्की सिस्टम, राजतंत्र। वहां पर कैसे विधायिका का काम होता था? राजा की इच्छा, जो राजा का इच्छा है वही राजा कानून खुद वही बनाएगा। देखा जाए उस समय तो राजा लेजिस्लेचर भी था, राजा एग्जीक्यूटिव भी था और राजा जुडिशरी भी था। मतलब कि खुद ही कानून भी बनाएंगे, खुद ही कानून को लागू भी करेंगे और खुद ही क्या करेंगे, उस पर न्याय भी देंगे। वो राजा का मूड होता था, बताए थे ना बस स्टोरी में कि राजा का मूड पे डिपेंड कर। राजा का जिस दिन मूड बड़ा अच्छा रहा तो मतलब कि जो गुनाहगार से जो जितना भी चाहे कितना भी बड़ा कोई कृत्य किया उसको भी वो माफ कर सकता था। तो राजा की इच्छाएं क्या होती थी? कानून होती थी। मोनार्की सिस्टम के हिसाब से अगर बात करें, एक सिस्टम और भी चल रहा था एक समय, बहुत टाइम तक। ये खास करके यूरोप कंट्री में ये चीजें ज्यादा एक्टिव रहा था। भारत में ज्यादातर तुमको ये देखने को मिलेगा। खास करके वैसे कंट्री की हम बात करें जहां पे धर्म का इफेक्ट ज्यादा मिलता है, जहां पे की जो शासन प्रणाली जो चलती है वो रिलीजन के हिसाब से चलता है। जैसे पाकिस्तान की भी अगर हम बात कर लें तो काफी हद तक वो जो रिलीजियस बुक होता है, जो कुरान होता है, कुरान के हिसाब से वहां पर कानून बनता है। मतलब वहां पे संविधान में किसको रखा गया? कुरान को रखा गया। नींद आ रहा है क्या रे? ठीक है। तो थियोक्रेटिक सिस्टम की अगर बात करें, धर्म तंत्र की बात करें, तो वहां पे कैसे सिस्टम चलता है? वहां पर एक धार्मिक गुरु होता है और धार्मिक पुस्तक होता है। जैसे कि बाइबल के हिसाब से यूरोप में बाइबल के हिसाब से चीजें चलती थी। बाइबल में जो चीज लिखा हुआ है उसी के हिसाब से हम फैसला सुनाएंगे। और बाइबल में क्या लिखा हुआ, उसका क्या मतलब हुआ, वो कौन बताएगा? धार्मिक गुरु। और ये धार्मिक गुरु किसको आदेश देता था? जो वहां का किंग होता था, राजा। राजा को कहता था कि देखिए धार्मिक पुस्तक में ये लिखा है और आपको इस तरह से चलना पड़ेगा। तो वहां पे राजा का उतना वैल्यू नहीं होता था जितना ज्यादा इस धार्मिक गुरु का वैल्यू होता था। ठीक है। तो धार्मिक गुरु, फोन करी एक बार, ठीक ना? तो धार्मिक गुरु का जो है यहाँ पर क्या था, काफी हद तक बहुत ही ज्यादा इसका वेटेज था। किसका था? धार्मिक गुरु का था। ठीक है। तो हमारा मोनार्की सिस्टम में हम समझ में आ गया, ये मतलब थ्योरेक्रेटिक सिस्टम में समझ में आ गया। और अब अगर बात करें मॉडर्न टाइम, ये तो पुराने समय की बात है कि तब ऐसे जीते थे हम लोग, जीने का तरीका हमारा उस तरह से था। अगर कुछ एक देशों की बात करें, जैसे कि स्विट्जरलैंड की बात करें, तो देखो होता क्या है कि आखिर हमको जो कुछ लोगों को चुनना तो पड़ता ही है जो हमारे लिए कानून बनाए। तो वहां पे जो कानून बनता है, ध्यान देना कि अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड में कानून कैसे बनता है? वहां पे सीधा पब्लिक से पूछ लेता है कि भाई तुमको कैसा कानून चाहिए। क्योंकि वहां की पॉपुलेशन क्या है? कम है, वहां की जनसंख्या कम है। जब जनसंख्या कम है तो पूछ सकते हैं ना, अरे 5-7 लोग ये तो आपस में सहमति बता के कर लेंगे। तो जनसंख्या कम है तो वहां पे लोगों से पूछा जाता है कि आप किस प्रकार से कानून चाहते हैं। तो जिस हिसाब से आप कानून बोलेंगे उसी हिसाब से जो हम बना देंगे कानून। तो वहां पे जो सिस्टम चलता है इनिशिएटिव, और दूसरा क्या होता है? रेफरेंडम। इनिशिएटिव का मतलब एक तरह से ये होता है कि चलो ठीक है, सीधा मतलब तुम लोग बोलो किस हिसाब से बनाना है कानून। सीधा लोग बोला कि चलो ये कानून चाहिए हमको, इस तरह से चलना चाहिए, बोलेगा हाँ चलो ठीक है। रेफरेंडम में मतलब क्या होता है कि कभी कभी आपको वोटिंग करा दिया जाएगा। जब कॉन्ट्राडिक्शन, देखो जब कॉन्ट्राडिक्शन ना आए तब तो इनिशिएटिव तरीके से चल जाएगा। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों का समूह मिला, मान लो 50-100 आदमी का समूह मिला, वो हस्ताक्षर अभियान नहीं सुनते हो कि जैसे कि याद है कि दिल्ली में जो एक कांड हुआ था, जो रेप का जो मामला हुआ था, तो कौन सा अरे यार वो जो रेप का जो मामला था जिसपे कि बहुत ज्यादा जो पूरा देश एक हो गया था, दामिनी हत्याकांड जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था? अचानक से सारे देश के जो लोग होते हैं सब लोग की इच्छा हुई कि जो रेप का मामला है उस पर फांसी की सजा होनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। पूरा देश इच्छा यही रखता था। जहां भी कोई भी व्यक्ति अगर विक्टिम है उसमें, मतलब सॉरी, जो व्यक्ति की रेप के मामले में जो भी एक्यूज हैं उसको सीधा क्या मिलना चाहिए? सीधा फांसी मिला। फांसी से कम कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में क्या सभी लोग मिलकर के पहल कर रहे थे, इनिशिएटिव कर रहे थे कि हाँ इस पे कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए। सब लोग हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा था। और अगर मान लो उसी लोगों की वजह से अगर कानून बन जाता तो क्या बोलते? वो कानून किस माध्यम से बना? था तो लोगों की इच्छा के हिसाब से, लेकिन लोग खुद ही एक्टिव होकर के बोले कि भैया हमको इस पे कानून चाहिए। सरकार जी, मोदी जी जरा देखो हमको इस पे कानून चाहिए तो चाहिए। अब मोदी जी की मर्जी है कि वो अपने सांसद को बोले कि भाई थोड़ा सा देख लो, ये भी मामला थोड़ा गर्म है। हालांकि अभी भी रेप पर वैसा मामला नहीं बन पाया जैसा चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कानून बन गया ना जिस दिन की रेप पे फांसी की बात हो, सबसे पहले तो उनके खुद के सांसद विधायक गायब हो जाएंगे। खुद वही नहीं चाहेंगे कि जो है ऐसा क्या बात। यहां पर क्या हम करें? एक्यूज भी अगर हो, आरोपी भी हो, तो उसको भी सजा दो। ऐसे में ये चिंता भी है कि मानो अगर सच में नहीं किया हो तो
क्योंकि वो आरोपी है। साबित होने में तो जानते हो हमारी न्यायपालिका कितना धीमा है, तारीख पे तारीख देती रहती है। जब तक साबित होता है तब तक उसका पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म हो चुका होता है, बूढ़ा हो चुका होता है। बाद में फैसला सुनाएगा हाँ ये व्यक्ति, ये वाला आरोप इस पे सच है। तो इतना धीमा प्रोसेस है हम लोग का ज्यूडिशरी का, तभी ये लोग मजे से यहाँ पे घूम रहे हैं कानून बनाने के। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्यूज हैं, सिर्फ बीजेपी की ही बात नहीं कर रहे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, तो इनिशिएटिव का मतलब समझा गया ना। लोग खुद ही बोले कि भैया हमको इस पे कानून चाहिए, प्लीज बना दो, रिक्वेस्ट करते हैं। देखो इतने सारे लोगों को हस्ताक्षर भी करा के ले आए, अब तो बना दो। ठीक है, तो इस पे हो सकता है। दूसरा होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है, कभी कभी सरकार खुद कंफ्यूज होती है कि इस चीज पर अगर हम कानून बनाए तो थोड़ा सा लोगों की सहमति भी तो ले लें, वोटिंग करा लेते हैं। तो वोटिंग कराने से क्या पता चलता है कि कितने लोग इस कानून के समर्थन में और कितने लोग इस कानून के विरोध में। तो जनमत संग्रह करा के भी पता चल जाता है कि हाँ ये कानून बनाना चाहिए या फिर नहीं। मान लो रेप पर इनिशिएटिव पहल किया था और नहीं बन पाया, मान लो सरकार कहेगा एक काम करते हैं, आप पहल किए, अच्छा बात है, सिर्फ आप बोले और उसी बोलने के दम पे हम नहीं बनाएंगे कानून, हम एक बार लोगों से पूछेंगे, हम रेफरेंडम कराएंगे, जनमत संग्रह कराएंगे। तो चलो ठीक है ताऊ जी करा लो। अब लोगों से वो पूछा जाएगा, वोट दिया जाएगा कि ऑप्शन ए बनाना चाहिए रेप पर कानून, ऑप्शन बी नहीं बनाना चाहिए, मतलब फांसी की सजा होनी चाहिए फिर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से चीजें क्या होगा। जैसे कश्मीर के मामले में भी जो था मामला क्या था कि जब कश्मीर भारत का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं, उस पर भी क्या बोला गया था कि राजा हरि सिंह बोले थे कि जो है ठीक है वोटिंग करा लेते हैं और वोटिंग के हिसाब से अगर वहाँ की पब्लिक कहती है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं तो मिल जाएंगे। वो अलग बात है कि वो वोटिंग उस तरह से जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इनिशिएटिव और रेफरेंडम समझ में आया। देखो ये प्रोसेस वहाँ चल पाएगा जहाँ की पॉपुलेशन कम है, वहाँ तो चलो ठीक है सीधा सीधी तुम वोटिंग करा लिए। भारत में वोटिंग करा पाओगे, मतलब रेफरेंडम कराना बहुत चैलेंजेस है, इतने सारे पॉपुलेशन है, 130 करोड़ से ऊपर की आबादी है। यहाँ पर सब लोगों के पास वोट करने के लिए मशीन भी नहीं है अपना। सबके पास क्या है, सबके पास स्मार्टफोन है, वोट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो भारत के पास चूंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, हम बात कर रहे हैं वैसे हम ये जो सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे थे इनिशिएटिव और रेफरेंडम की जो बात, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कर सकते हो, एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं, 6-7 पार्टी यही है ना। अच्छा हाँ 7 पार्टी तो बताए थे। अच्छा वो अलग सिस्टम जो अभी बताएंगे आगे चल के। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पे चल रहा था, और यहाँ पर कैसा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। लोकतंत्र तो होगा, यहाँ भी लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र कुछ प्रतिनिधि, तुम्हारे कोई व्यक्ति होगा तुम्हारे तरफ से बोलने वाला। सोच के देखो अगर 130 करोड़ लोगों से अगर सिर्फ उसका राय ही पूछा जाएगा कि जरा बताना इस कानून पर कितना आप क्या मानना है, तो राय लेने में ही कम से कम 2-3 साल बीत जाएगा, फिर कानून बनेगा। तो सोचो ऐसे में कानून बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। 150, 200, 300, 1000 लोग हो तो कोई बात नहीं है, राय ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि नहीं भैया ये तरीका सही नहीं है। एक काम करते हैं, देश में जितना भी पॉपुलेशन है उसको क्या करते हैं, उसको 10-10 लाख के जनसंख्या के हिसाब से उसको बांट देते हैं। तो ये हुआ क्या, उसके सीट का बंटवारा। तो मान लो कि 10 लाख पर कोई एक व्यक्ति क्या होगा, चुनकर आएगा। तो ये जो 10 लाख हो गया ये पॉपुलेशन हो गया, और ये उसका क्षेत्र हो गया, ये इसका एरिया। इस एरिया में से लगभग कितने लोग होंगे, 10 लाख लोग होंगे। उस 10 लाख के पॉपुलेशन पर कोई एक व्यक्ति, चूंकि वहां पर इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, और वो चुनाव किस चीज का होगा, हो सकता है सांसद या विधायक, क्योंकि कानून बनाने वाला ही तो चुनना है। अगर वहां के व्यक्ति बोलेगा कि हमको केंद्र के स्तर पर कानून चाहिए, तो किसको चुनना पड़ेगा, एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद को चुनना पड़ेगा। और अगर हमको राज्य के स्तर पे कानून बनाना हो, राज्य के स्तर की बात अगर करें तो वहां पर क्या होगा, एमएलए चुनना पड़ेगा। तो फाइनली एमएलए हो या फिर एमपी हो, दोनों ही क्या बनाएंगे, कानून ही तो बनाएंगे। समझ में आया। तो 10 लाख पर कितना व्यक्ति को लेना है, एक व्यक्ति को लेना है। अब इस तरह से 130 करोड़ में से बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अब जो वो 545 लोग जो आएंगे, ठीक है, वो जो लगभग 545 लोग आएंगे, अब जब वो लोग एक जगह बैठेंगे, अब वो क्या तय करेंगे कि चल भाई सब लोग बैठ गए आराम से, अब मिलकर के किसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। अच्छा, वहां पर अगर कोई व्यक्ति बोलता है, जब भी कोई सांसद बोलेगा कि भाई हमारा क्षेत्र बांका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के लोगों की इच्छा है कि वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो सूखा क्षेत्र है वहाँ पे हमेशा जो है मतलब बारिश वगैरह का प्रॉब्लम होता है। तो इसका मतलब क्या, वो व्यक्ति जो कह रहा है ना, दरअसल जो व्यक्ति कह रहा है बांका की तरफ से, जो विधायक जो या फिर सांसद जो भी है,
अगर वो कह रहा है इसका मतलब वो व्यक्ति नहीं कह रहा है, दरअसल वो 10 लाख व्यक्ति कह रहा है, वो 10 लाख व्यक्ति की तरफ से उसकी आवाज़ है वो। तो जो हमारे जो नेता होते हैं वो क्या होते हैं, आम नागरिकों क्या होती है, आवाज़ होती है। इसलिए नेता लोग क्या अक्सर क्या बोलते हैं, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये जनता की इच्छा है, जनता जनार्दन होती है, ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता चाहती है, जनता का जैसा मन होगा हम तो कानून उसके हिसाब से बनाएंगे। अच्छा, ये बार बार नेताजी इसलिए कहते हैं कि जनता जो चाहेगी, जनता के हिसाब से, जनता का सेवक है, क्योंकि वो जनता की तरफ से क्या रिप्रेजेंटेटिव है, वो जनता की तरफ से क्या है, प्रतिनिधि है। और वो प्रतिनिधि मिल करके क्या करते हैं, देश में कानून कैसे बने उस पर बात करेगा। तो जितने भी कानून नियम बनते हैं वो कौन किसके माध्यम से होता है, किसी न किसी प्रतिनिधि के माध्यम से होता है ना। हम डायरेक्ट तो सबसे नहीं ना पूछ पाएंगे रे, क्योंकि उतना तो समय ही नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए आधुनिक समय में जो लेजिस्लेचर जो चलता है, जो विधायिका का जो प्रक्रिया चलता है, जो कानून बनाने वाले जो लोग होते हैं वो किस तरीके से चुने जाते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र। खास करके जो भारत जैसे कंट्री की बात करें, अमेरिका जैसे भी कंट्री की बात करें, तो वहां पर भी इसी सिस्टम से चलता है, ब्रिटेन में भी चलता है इसी तरह से। अब जरा सा संघात्मक ढांचा तो बता चुके हैं, फेडरल ढांचा तो बता चुके हैं। फेडरल ढांचा में एक चीज देखते हैं, जहां जहां भी ध्यान देना, हम जब बात कर रहे थे फेडरल ढांचा यूनिटरी ढांचा की, तो जो यूनिटरी ढांचा जहां पे होता है ना, जैसे चीन वगैरह की जब बात कर रहे थे, तो वहां पर केवल एक ही सदन होता है, एक ही सदन होता है। वहां पे लोग चुनकर आते हैं और वही फैसला करते हैं। उसमें 2 सदन का, चूंकि राज्यों की तरफ से कोई प्रतिनिधि चाहिए क्या, तो 2 सदन वहाँ कहाँ चाहिए, जहाँ पर कुछ लोग ऐसे हों जो राज्य की तरफ से बोले और कुछ लोग ऐसे हो जो केंद्र की तरफ से बोले। तो राज्यों का प्रतिनिधि कहाँ चाहिए, जहाँ पर कि आप राज्य सरकार को पावर दिए हुए हो, राज्य सरकार को ताकत दोगे तभी ना। आखिर राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों में बंटवारा बढ़िया से हो, आपस में क्या हो, मतलब कि वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कानून ऐसा बना दे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो है पावर कम कर रहा है, नहीं। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा सही रहे, दोनों सेपरेट होकर के अपना अच्छे से काम करें। तो इसके लिए क्या लाया गया था, संघात्मक ढांचा। और संघात्मक ढांचा में क्या होता है, 2 सदन होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इसी को द्विसदन को क्या बोलते हैं, बाय कैमरल बोलते हैं। बाय कैमरल, बाय मतलब होता है 2। दरअसल ये जो द्विसदन जो बना है, ये शब्द है कैमरल, कैमरल का मतलब होता है कमरा। एक तरह समझ लो कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसा ढांचा जहां पर कि 2 कमरे हो। एक कमरा किधर किसके लिए हो, एक कमरा हो राज्यों की तरफ से जो लोग कानून बनाना चाहते हैं, तो एक कमरा किसके लिए हो, राज्यसभा की तरफ से, यानी कि जो राज्यों का प्रतिनिधि होगा। और एक कमरा किसके लिए रिजर्व करेंगे, लोकसभा, जो केंद्र के स्तर पर कानून बनाएगा, जो केंद्र के स्तर पर शासन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो लोकसभा हो गया। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में भी बाइकैमरल सिस्टम है, अमेरिका में भी बाइकैमरल सिस्टम है। ठीक है, अब तो ब्रिटेन में भी हो गया। अब समझना, तो भारत में जैसे क्या हो गया, एक हो गया लोकसभा और दूसरा क्या हो गया, राज्यसभा। इसी मतलब अमेरिका में अगर राज्यसभा की अगर बात करें, उसके समानांतर कौन है, वहां पे सीनेट। तो अमेरिका में इसके जगह पर क्या हो जाएगा, सीनेट। ब्रिटेन में इसके जगह पर क्या हो जाएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो उसका काम क्या है, उसका काम है राज्यों के तरफ से जो भी दिक्कत होगा, राज्यों के तरफ से कानून बनाना। उनका काम क्या है, राज्यों के तरफ से, ये राज्यों का प्रतिनिधि करते हैं। ये क्या करते हैं, ये राज्य की तरफ से प्रतिनिधि करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, केंद्र की तरफ से प्रतिनिधि करते हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उसको कैसे चुने जाते हैं, हम लोग आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल बस इतना समझना है कि जो संघात्मक ढांचा होता है उसमें द्विसदन के माध्यम से होता है, जबकि अगर ये एकात्मक ढांचा होता तो वहां पर लोकसभा राज्यसभा नहीं होता, केवल एक ही होता। और चूंकि वही सारा कानून केंद्र के स्तर पे, तो राज्य का जरूरत है, वहां पे राज्य का तो जरूरत ही नहीं है। तो जहां पर भी राज्यों को भी पावर मिला है, जहां पर भी की संघात्मक ढांचा मिला हुआ है, फेडरल सिस्टम चल रहा है, वहां पर 2 सदन चलता है, तो लोकसभा और राज्यसभा। समझ लिए कि सीनेट कहाँ के लिए, अमेरिका के लिए। मतलब अमेरिका में राज्यसभा की जगह पर क्या है, सीनेट है। मतलब जो काम यहाँ पे राज्यसभा करती है वही काम वहां पे सीनेट करती है, और वही काम वहां पे कौन करती है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स करती है। तो ये क्या करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व, और ये क्या करता है, केंद्र का प्रतिनिधित्व। अब देखो एक चीज एक्सेप्शन हम ब्रिटेन को दिए। ब्रिटेन को क्यों दिए, ब्रिटेन अपने आप को क्या बोलता है कि हम फेडरल ढांचा है। आमतौर पे वहां पे जो कानून बनाते हैं वो जो वहां पर जो एक ही सदन जो होता है, जो केंद्र की तरफ से होता है, बस वो वही सारा काम करता है। उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं उसको। कोई बात नहीं, म्यूजिक बजने दो म्यूजिक। चलो भाई लाइटिंग, हाँ ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है, तो वहां पर क्या हो जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स सारा काम, सारा फैसला वो खुद ही करता है। जबकि बाद में क्या हो गया कि चलो हाउस ऑफ कॉमन्स के अलावा क्या बना दिया गया, एक प्रतीकात्मक रूप से
समझ लो, सिर्फ ऐसे मतलब जैसे रबड़ का मुहर नहीं होता है, वैसे प्रतीकात्मक रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स बना दिया कि चल भाई ठीक है यहाँ भी 2 सदन, तो दूसरा सदन तो सिर्फ नाम का है, किसी काम का नहीं है। जैसे भारत में राज्यसभा और अमेरिका में सीनेट काम का है, सच में इसको पावर है, जबकि ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास वैसा पावर नहीं है। मतलब पुराना जो राज परंपरा जो चल रहा था, जो लॉर्ड्स की जो उपाधि मिलते थे, वहाँ के जो क्राउन, जो राजा लोगों को जो मिलता, जो क्राउन की उपाधि थी, वो परंपरा आज भी चल रहा है। महारानी विक्टोरिया भी थी ना, तो वो किसके मेंबर होगी? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जितने भी राजशाही परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको सम्मान के लिए जो है इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेंबर बना दिया जाता है। या फिर अगर कोई व्यक्ति अपने कला और किसी और सेक्टर में अगर एजुकेशन में काफ़ी अच्छा काम किया हो तो उसको भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है उसमें जगह दे दिया जाएगा। जो वहाँ का सबसे बेहतरीन लोग होगा उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर, मतलब एक तरह समझो, एक तरह से एक ऑनर ऑफ गॉड, ऑनर ऑफ गॉड कि चलो ठीक है। आप जैसे कुछ लोगों का हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यों की तरफ से प्रतिनिधित्व मतलब सिर्फ वो काम के हैं, दरअसल वो अपने क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, चूंकि क्रिकेट को भी कला के क्षेत्र में रखा गया, काफ़ी अच्छा काम किए, इसलिए उनको ऑनर ऑफ गॉड की वजह से उनको मेंबर बना दिया गया। तो सचिन तेंदुलकर जो राज्यसभा के जो मेंबर है वो तो समझो एक तरह से मनोनीत टाइप से हैं। तो जस्ट लाइक वहाँ भी मनोनीत ही जैसा होता है, यहाँ पे इन लोगों का चुनाव नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोगों को जो मनोनयन जो करते हैं, ये समझ में। अच्छा, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो फेडरल सिस्टम चलता है तो केंद्र के स्तर पर कैसे चल रहा है अभी जस्ट बताएं हम। वहाँ पे लोकसभा है, वहाँ पर क्या राज्यसभा है। और अगर हम बात करते हैं कि स्टेट के लेवल पे बात करें तो स्टेट पर कैसा है, स्टेट में आम तौर पर क्या होता है कि वहाँ पर यूनिटी सिस्टम चलता है। वहाँ पर बाई कैमरल सिर्फ कहाँ पे, केंद्र के स्तर पर क्या है बाई कैमरल, केंद्र के स्तर पर 2 सदन चलता है, जबकि राज्य के स्तर पर आम तौर पर क्या चलता है, एक ही सदन चलता है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा होता है। लेकिन कुछ एक राज्य ऐसे हैं जिनके पास दूसरा जो कमरा होता है, दूसरा सदन जिसको कहते हो, उसमें कौन है, विधान परिषद। तो विधान परिषद सभी राज्यों के पास नहीं है, कुछ राज्यों के पास है, जबकि विधानसभा जो है सभी के पास है। तो आमतौर से देखा जाए तो कि यहाँ पर क्या होता है, 2 सदन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, भारत में केंद्र के स्तर पर 2 सदन चलता है, जबकि राज्य के स्तर पर क्या होता है, एक ही सदन चलता है। लेकिन कुछ एक राज्यों के पास दोनों सदन, चूंकि ये ऑप्शनल है, ये क्या है, ऑप्शनल है, ये वैकल्पिक है, ये हो भी सकता है और ये नहीं भी, लेकिन विधानसभा तो होगा है ना। और यही विधानसभा के सदस्य को क्या बोलते हैं, अभी जस्ट बता रहे थे, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये लोग क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे विधायक वाले भैया, चाचा हमारे विधायक हैं, याद है फिल्म में आया था विधायक। और यही विधायक से मिलकर के क्या बनता है, CM। तो CM का चुनाव होगा, तुम किसका, विधानसभा के मेंबर को चुन रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि जब केंद्र के स्तर पर जब हम वोटिंग करते हैं तो केंद्र के स्तर पर जब चुनाव होता है, जो इसको क्या बोलते हैं, वैसे तो सांसद दोनों कहलाएंगे, ध्यान देना, दोनों ही सांसद कहलाएंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही, क्योंकि दोनों ही संसद के हिस्से होते हैं। ध्यान देना, संसद के अगर पूछा जाएगा कि संसद के 3 पार्ट होते हैं, अभी तो केवल 2 पार्ट पढ़ रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि राष्ट्रपति भी संसद का ही हिस्सा होता है। क्यों राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, क्योंकि अगर मान लो कोई कानून बनता है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के किसी कानून को पास कर दिए कि चलो ठीक है ये कानून ठीक है बना दो, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा वो कानून लागू होगा नहीं, वो कानून लागू नहीं होगा। एक चीज और हम समझा देते हैं, एक होता है बिल और दूसरा होता है एक्ट। थोड़ा सा जगह यहां पे बताते हैं। एक होता है क्या, बिल, अभी समझ लो बात, चूंकि बाद में जो है दिक्कत नहीं होगा। एक्ट को क्या बोलते हैं, कानून। इसको क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। बिल को क्या बोलते हैं, विधेयक। देखो अभी हम जस्ट बोल रहे थे कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के कोई कानून बनाते हैं, बना दिया, बहुत बढ़िया, चक दिख रहा है, नोट्स बड़ा अच्छा बनाया आप। अभी इसको क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे बिल। इसलिए तुम देखते होगे कि आज मंत्री जी ने ये बिल पास किया, अभी वो कानून नहीं बना है। कानून कब बनेगा, जब हमारे महामहिम के पास जब वो आएगा और उस पर क्या करेंगे, दस्तखत देंगे, सिग्नेचर करेंगे अपने स्वर्णिम अक्षरों से, और जब ठप्पा लगेगा अब वो क्या बन गया, कानून। तो बिल कब तक है, जब लोकसभा राज्यसभा में सिर्फ है। और राष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर करेंगे, साइन होगा, वैसे ही वो क्या बन जाएगा, कानून। और अब ये लागू हो जाएगा, ठीक है। तो बिल और एक्ट में समझ में आया कि जब तक राज्यसभा और लोकसभा सिर्फ क्या किया है, उस पर बनाया, ड्राफ्टिंग तैयार किया, नोट्स बढ़िया से बना दिया, अब इस नोट्स पे सिग्नेचर नहीं हुआ है। तो जैसे सिग्नेचर हो जाएगा उस किताब का नाम बदल जाएगा। पहले वही किताब जिसमें कानून लिखा हुआ था उसका नाम क्या था, बिल।
और जैसे उस पर सिग्नेचर हुआ अब वो क्या बन जाएगा, एक्ट। तो समझ में आ गया पूरा अच्छे से। और तो कुछ इसमें है नहीं छोटा हुआ, है ना। तो अब इसको क्या करते हैं, विधायिका वाला जो टॉपिक है, कितने मिनट का हो गया लगभग वीडियो, अगर ज़्यादा देर का होगा फिर हैं 40 मिनट का, कोई बात नहीं है। जब आज मतलब ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं कि आज हम लोग विधायिका तक ही रखते हैं, ठीक है। तो पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। आज एक चीज़ छूट गया था ना, क्या ये लोकसभा वाला बताए थे। अच्छा ये बताए थे ना कि एमपी और ये दोनों के मेंबर को एमपी बोलते हैं। दरअसल जो प्रधानमंत्री बनता है वो इससे बनता है, ये ध्यान रखना। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो भी एमपी ही कहलाएगा, लेकिन इसके जो चुनाव होते हैं वो भी इसके भी तो कई सारे सीट्स होते हैं। जैसे भी क्या बोले कि विधानसभा के लिए एमएलए का चुनाव होता है, उसी तरह से लोकसभा के लिए क्या होगा चुनाव, एमपी के लिए। ध्यान देना कि राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो अलग तरीके से चुना जाता है। हम बाद में बताएंगे लोकसभा राज्यसभा जब पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ ये समझना है कि लोकसभा को मेंबर को क्या बोलते हैं, एमपी। दोनों के मेंबर को एमपी ही कहते हैं, लेकिन चुनाव किसका होता है, विधानसभा के मेंबर को जनता डायरेक्ट चुनती है ना। और इसी से क्या बनता है, प्रधानमंत्री। फिर डिटेल में आगे चल के जब देखेंगे अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो ठीक है। अगर मान लो कि अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब चीज़ें अगर कुछ लग रहा हो कि कोई भी चीज़ पूछना हो, तो आराम से कमेंट बॉक्स में जाना है, उसको लिख देना अच्छे से कि ये चीज़ हमें वहाँ पे छूट गया, फिर हम उसको रिप्लाई वहीं से कर देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, कल हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।